हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। आज का वीडियो मैंने स्पेशली नीट 2022 के सॉल्यूशंस के लिए बनाया है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखने वाले। ऑलराइट, एज यू कैन सी जो पेपर अब मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है इसका कोड है S3। ऑलराइट, S3, ठीक है। तो हम इस पेपर पे ही सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। इट विल बी वेरी इजी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Two resistors of resistance 10 and 100 and 200 are connected in parallel to the circuit. What is the ratio of thermal energy developed in 100 to 200 in the given time? हीट एनर्जी का रेशियो निकालना है आपको। बेसिकली देखिए, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। हीट एनर्जी इज आई स्क्वेयर आर टी, एक फॉर्मूला होता है ना। वी स्क्वेयर बाय आर इंटू टी भी फॉर्मूला होता है, और वी आई इंटू टी भी फॉर्मूला होता है। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं। उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, इसी पे बहुत स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है, और एक्चुअली उससे गलत आंसर्स भी आते हैं। सो फर्स्ट आई विल टेल यू कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके आंसर आता है ना, एंड देन आई विल गो इनटू द रीज़न कि ऐसा क्यों, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हम पैरेलल में इन रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है। फॉर दैट वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला वी स्क्वेयर बाय आर इंटू टी। क्यों? रीज़न, बिकॉज in parallel v remains constant, है ना। ये हम पूरा याद ही रखते हैं, करेक्ट। पैरेलल रेजिस्टर में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता पैरेलल में, राइट। सो नाउ बिकॉज v is same, the time is same, we can say that h is inversely proportional to resistance, and therefore h1 by h2 would be r2 by R1। इन्वर्स है इसलिए। R2 अब है देखिए 200 और R1 है 100। सो बेसिकली ये आंसर होगा 2:1। ऑप्शन 4 इसका आंसर आना चाहिए। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज ओनली द सेकेंड फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाय आर ही क्यों यूज करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने अगर ऐसा किया हो कि उन्होंने आई स्क्वायर आर टी यूज किया हो तो उनका आंसर गलत आएगा। देखिए कैसे, ये जो रेड में मैं अभी लिख रहा हूँ वो गलत आंसर के लिए, ठीक है। अगर हमने आई स्क्वायर आर टी अगर यूज़ कर दिया और उसमें अगर हमने करंट को इग्नोर किया कांस्टेंट मानते हुए, तो हमारा H प्रोपोर्शनल हो जाएगा R को, उससे H1 बाय H2 देखिए बनेगा R1 बाय R2, दैट वुड बी 100 बाय 200, 1:2 आएगा। तो ये जो नीचे वाला आंसर मैंने लिखा है वो सही क्यों नहीं है, वो भी तो ऑप्शन है ना, देखो 1:2 भी तो ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो क्यों नहीं लिख सकते हम, वो भी तो फॉर्मूला है। रीज़न इसका बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है ना। अब हमें कॉन्सेप्ट सीखनी है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है, राइट। इन पैरेलल करंट गेट्स डिवाइडेड। तो जब आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया आई स्क्वायर आर टी का, आपने करंट को इग्नोर क्यों किया, है ना। ये देखो, ये जो H इज़ प्रोपोर्शनल टू R आप लिख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि I इज सेम या कांस्टेंट आपने लिया है। जब करंट कांस्टेंट है तभी आप H को प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हो, करेक्ट। बट पैरेलल में तो करंट सेम नहीं होता, वो तो डिवाइड होता है। तो करंट का अलग से रेशो आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप आई स्क्वायर आर टी यूज़ कर सकते थे। आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते द हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना। लेकिन वी स्क्वायर बाय आर हम यूज़ क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वी इज़ सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो सेम है वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, उससे वी का झंझट खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/r। सो बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको वी स्क्वायर बाय आर वाला ही यूज़ करना चाहिए। आई स्क्वायर आर फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, सीरीज में, क्योंकि तब करंट सेम होता है। समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक्चुअली मैं ये भी ट्राई करना चाहता हूँ कि हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। तो ये जो पहले वाला क्वेश्चन है वो हम लिख सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का बना है, करेक्ट। वो भी हम बाद में एनालिसिस में डाल देंगे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए,
रीड करने से ही पता चल रहा है ये केटीजी का क्वेश्चन है, राइट। हीट मतलब हीट सेक्शन का क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या है। एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन। द प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। विच कर्व रिप्रेजेंट एडियाबैटिक। ठीक है, तो देखिए फोर्थ प्रोसेस जो दिख रही है उसमें प्रेशर सेम है, मतलब ये है आइसोबारिक, है ना। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो हो गया आइसोकोरिक। अब नंबर 3 और 2 जो है वो थोड़ा सा कर्वेचर है ना, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है। सो बेसिकली इसमें से एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक होना चाहिए। और शायद आपको याद हो या आपको सिखाया गया हो, एडियाबैटिक जो होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है। सो सेकेंड नंबर जो है वो होना चाहिए एडियाबैटिक, ऑलराइट। और जो थर्ड नंबर है वो होना चाहिए आइसोथर्मल। सो दिस इज योर आंसर। इसमें और कुछ भी दिमाग लगाना नहीं था, इट्स एन इजी क्वेश्चन, है ना। सो नंबर 2 आना चाहिए आपका, तो ये सही टिक किया गया है यहाँ पे। फोर्थ नंबर इज द आंसर। ओके, आगे का देखते हैं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन है देखिए 1D का, काइनेमेटिक्स, है ना। तो ये शायद आपको याद होना चाहिए। 1:2, 2:2, 3:4 फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किए जाते हैं वो होते हैं इस रेशो में, 1:3:5:7। ये आपका टाइम है ऊपर का, ये नीचे के डिस्टेंसेस है। जनरली याद रखा जाता है, आपका ऑप्शन इसका 1 आना चाहिए। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं, ये इन्फॉर्मेशन अगर याद नहीं है, देन इट्स नॉट एन इशू। बहुत इजी फॉर्मूला है इसका। एक आपको याद होगा SN का एक फॉर्मूला होता है, SN, एंड द फॉर्मूला इज U प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में SN का मतलब है nth सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, A इज एक्सेलरेशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का आपका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, एक्सेलरेशन g होगा, है ना। सो बेसिकली यू कैन सी दैट फर्स्ट सेकेंड में कितना आएगा, g/2 2-1, मतलब बेसिकली g/2 डिस्टेंस आना चाहिए, है ना। उसके बाद सेकेंड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, g/2 इन ब्रैकेट 2 × 2 4-1, it is 3g/2। कैन यू सी द रेशो, g/2 3g/2 1:3। तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा 1:3:5:7, विच यू कैन कैलकुलेट इजीली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन जो है वो देखिए, स्टेटमेंट्स हैं तो हमें वो चेक करने, सॉल्व कुछ नहीं करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बायोट-सावर्ट लॉ, मतलब ये है आपका मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नेटिज्म चेक करते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इन्फिनिटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। करेक्ट। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब ये है कि बायोट-सावर्ट लॉ से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, लेकिन एक छोटे से सेगमेंट की वजह से, जो सेगमेंट का जो करंट है वो आइडियल आप लिखते हो, है ना। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज Q, with the former being related to the field produced by a scalar quantity ideal, whereas latter being produced by a vector source Q। okay, बेसिकली ये देखो, ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना, उससे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। नाउ दिस इज करेक्ट कि बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो कूलम्स इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। द थिंग दैट आई हैड प्रॉब्लम विथ स्केलार सोर्स और वेक्टर सोर्स के बारे में। जनरली सोर्सेज जो हमने देखे हैं, लाइट सोर्स हो सकता है, चार्ज सोर्स या मैग्नेटिक सोर्स, मैग्नेटिक पोल्स जो हैं, उसमें हमने कभी वेक्टर और स्केलर ऐसे डेफिनेशन मैंने तो नहीं यूज़ किया मेरे क्लासेस में, बट नाउ दे आर यूजिंग इट, सो लेट अस डाइव इनटू इट कि क्या होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो बनाया जाता है यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, उसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे वो क्या होता है ना। लेट मी राइट इट हियर। वेक्टर dB is mu0/4 pi I dl vector cross r vector
बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है आपका। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ना। अब इसमें आप ये देखो, ये जो आइडियल है उसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, इट इज़ द सोर्स, इसकी वजह से फील्ड बन रहा था, राइट। तो इसको हम वेक्टर सोर्स कह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आई नीड टू कंफर्म दिस, चेक दिस, इसको हम वेक्टर कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक के लिए फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 Q अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो इसमें ये जो Q है इसके ऊपर कोई भी वेक्टर नहीं है, तो ये हम स्केलार सोर्स कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली उन्होंने क्या किया है, देखो सेकेंड स्टेटमेंट में, इफ यू सी करेक्टली, आइडियल को स्केलार का है, जो कि अगर लिखना है तो वेक्टर होना चाहिए था, राइट। सो बेसिकली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज एंड फर्स्ट इज करेक्ट। सो इसका ऑप्शन 1 आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्रेविटेशन का है ये क्वेश्चन, है ना। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ग्रेविटेशन। ओके, सो क्वेश्चन क्या है देखिए, a body of mass 60 gram experiences a gravitational force 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity at that point is. So they are asking about field intensity. Now how is field intensity defined? Field intensity is force per unit mass, right? Now the force is 3 Newton and the mass is 60 gram. So gram का हो गया 10⁻³ ये ऊपर चला गया 3000/60, बेसिकली 50 न्यूटन पर kg इज योर आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स, तो ये आ गया अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट चैप्टर, है ना। द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, पीक और आरएमएस के बीच में क्या रिलेशन होता है, आपका जो वी आर एम एस होता है वो होता है पीक डिवाइड बाय √2। सो पीक आ गया √2 टाइम्स वी आर एम एस, वो है क्या, √2 टाइम्स द वी आर एम एस। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन सॉरी, है ना। आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको पावर दिया है उन्होंने 100 किलोवाट, दैट इज 100 into 10⁻³ वाट, है ना। एंड दे आर आस्किंग एनर्जी, एनर्जी और पावर का रिलेशन याद है आपको, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम बेसिकली। सो ये देखिए पावर दिया है 10⁵ इंटू टाइम 1 आवर, वो ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3600 सेकेंड्स में, तो ये आ गया 36 × 10⁷ जूल, है ना, ये वाट सेकेंड आ गया जूल, ऑप्शन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन हम कहाँ पे इंक्लूड करें, सो आई एम थिंकिंग कि इसको हम हीट सेक्शन में डाल दें क्या, रेडिएटेड ना, सो हीट सेक्शन में इसको डाल देते हैं, हीट ट्रांसफर में, ठीक है। ओके, आगे चलिए। A copper wire of length 10 meter and radius 10⁻² by √π meter has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for electric field. Okay, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, करंट डेंसिटी निकालना है। ये देखो ये J, क्या आपको याद है ओम्स लॉ का एक ओरिजिनल इक्वेशन है विच इज करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये देखो हमें चाहिए करंट डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्वेशन सही है, लेकिन क्या हमें कंडक्टिविटी दी गई है, तो नहीं, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। कैसे, तो देखिए रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, तो 1 रेजिस्टिविटी क्या हो गया, रेजिस्टिविटी को मैं लेफ्ट में लेके आ गया, है ना। 1/ρ इज L/R into A, so therefore J is equal to L into E
अपॉन आर इंटू ए। सो देखिए लेंथ क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ है आपका 10 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 है SI यूनिट में, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस भी 10 है, इजी। नाउ एरिया, रेडियस है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस कितना है देखिए 10⁻² डिवाइड बाय रूट पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है ना। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, 10 एंड 10 विल गेट कैंसिल आउट, ये रूट पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या बचा देखिए, J इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 10⁻⁻⁴, नीचे वो ऊपर जाएगा 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन सही है आपका, है ना। आगे चलते हैं। In half wave rectification, if the input frequency is 60, then the output frequency would be, okay, half wave rectification आपको याद है, अगर ये आपका इनपुट है ऐसे, ये अगर आपका इनपुट है ऐसे, तो आउटपुट कैसा होता है आपको याद है, ये होता है आपका आउटपुट, है ना। सो बेसिकली ये आप देखो, इनपुट में अगर ये आपका एक साइकिल है तो आउटपुट में भी आपका यही एक साइकिल है ना। मतलब पॉजिटिव साइकिल जो बाहर निकल रहा है वो, और नेगेटिव साइकिल जो ज़ीरो बन चुका है, वो दोनों कंबाइन करके एक पूरा साइकिल बनेगा ना। ये एक वन साइकिल है आपका आउटपुट में, इधर भी यही एक साइकिल था, तो टाइम पीरियड में तो कोई भी चेंज नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी द सेम फर्स्ट। हाँ, अगर आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता, जैसे कि ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसे होता है, ये देखिए ऐसे, तो यहीं पे रिपीटेशंस बन रहे हैं, ये एक साइकिल हो गया, तब आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाता और आंसर 120 आ जाता, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इफ अ सोप बबल एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल इज, ओके, तो सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है 4S/R। तो अगर आप एक्सपांड कर रहे हो तो R इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होगा, एक्सेस प्रेशर कम हो जाएगा। अगर एक्सेस प्रेशर कम हो रहा है तो इनसाइड प्रेशर भी कम होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन के रेशियो हमें निकालने हैं दो केसेस में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो केस है ये देखिए ऐसा है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस और ये डिस्क है, तो डिस्क के लिए इनर्शिया क्या होता है इस एक्सिस के लिए, इट इज़ mr²/2, जिसको आप अगर mk² के साथ इक्वल करोगे तो उससे आपका k बनेगा r/√2, ये है पहला k, है ना। फिर सेकेंड सिचुएशन में ये डिस्क है और डायमीटर के अक्रॉस रोटेट हो रही है, तब इनर्शिया बनता है mr²/4, mr²/4 होता है ना, आधा बन जाता है। इसको अगर आप mk² के साथ कंपेयर करोगे तो जिससे आपका k2 आएगा r/2, और अगर आप इन दोनों का रेशियो अगर लोगे, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, k1/k2 अगर आप करोगे क्या होगा देखिए, r/√2 इंटू r/2 ऊपर चला गया, सो √2:1, दैट शुड बी द आंसर, है ना, फोर्थ नंबर, ठीक है। मैंने एक देखा है, मेरे एक स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने सब कुछ सही निकाल दिया, दोनों इनर्शिया भी सही निकाल दिए, बट k² का रेशियो उन्होंने निकाला रादर देन k, और उसकी वजह से उनके 5 मार्क्स अब चले गए। सो बी केयरफुल इन दीज क्वेश्चंस, है ना। आगे चलते हैं, 12th नंबर। If the initial tension on a stretch string is doubled, then the ratio of initial and final speed of a transverse wave, ठीक है। ओ, हमारे 2-3 पिछले क्वेश्चन में चैप्टर्स के नाम लिखने हम भूल गए, वो लिख देते हैं, है ना। ओके, सो 8th नंबर जो था वो क्या था यार, वो करंट था, देखो। सो ये करंट का दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब ये आ गया सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर।
मतलब ये है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट, है ना, ठीक है। सोप बबल मतलब ये आ गया फ्लूइड में, है ना। सरफेस टेंशन है ये है 11th नंबर रोटेशन का, करेक्ट, ओके, अच्छी बात है। 12th नंबर क्या था जी? ओके, टेंशन का, ये है वेव, मैकेनिकल वेव, है ना। ओके, तो वेव स्पीड और टेंशन का इक्वेशन क्या होता है? वेव स्पीड इज अंडर रूट टेंशन एफ डिवाइड बाय म्यू। सो बेसिकली स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एफ हम लिख सकते हैं। Therefore v1 upon v2 is under root of f1 upon f2। अब आपने क्या किया है? टेंशन डबल किया है, सो ये 1:2 हम लिख सकते हैं ना। सो 1:2 रेशो 1:√2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 and 20 respectively connected to the rigid rod of length 10 मीटर with negligible mass। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, देखिए ये सेंटर ऑफ मास, ओके। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास। तो ये है आपका 10 kg इधर, ये है आपका 20 kg इधर, दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 मीटर, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास है। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, देखिए ये वाला, फ्रॉम 10 kg। तो आई डोंट नो आपके क्लासेस में ये आपको दिया गया है या नहीं, बट द थिंग इज, अगर आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस किसी एक मास से अगर निकालना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो आपको लिखना पड़ता है R1 इज m2 इंटू टोटल डिस्टेंस बाय m1 प्लस m2। अब R1 डिस्टेंस था 10 kg के साथ, तो वो है मास m1, m2 बनेगा 20। अब सो ये 20 इंटू 10 मीटर डिवाइड बाय 20 प्लस 10 30, तो ये आ गया 20/3 मीटर आपका आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर 4। ओके, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, 14 नंबर देखिए, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम p। ओके, सो ये भी मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन क्या होता है? लेमडा इज h अपॉन p, सो लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो ये देखिए सेकंड नंबर में इन्वर्स वाला ग्राफ है ना, दैट इज द आंसर। 15 नंबर देखते हैं, अ लॉन्ग सोलेनाइड, सोलेनाइड मतलब ये देखिए आ गया मैग्नेटिज्म फिर से, ओके, ठीक है। लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज 100 टर्न्स पर mm, 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन इट, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर। तो सेंटर का फील्ड हमें पता होता है μ0 Ni, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं क्या? नहीं, इट इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, पर मीटर हमें वो लिखना चाहिए। सो μ0 का वैल्यू 4π10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 100 पर mm को कन्वर्ट कीजिए 10⁻³ मीटर इनटू करंट आ गया 1। तो बेसिकली क्या होगा देखिए, 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁵, तो ये आ गया 4π10⁻² टेस्ला। 4π का वैल्यू आएगा 12.56 इंटू 10⁻², है ना, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए 16 नंबर यहाँ पे आ गया अभी। लाइट रे मतलब ये है आपका रे ऑप्टिक्स, ऑल राइट, वेल डन। A light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at angle 60. The angle between the refracted and reflected rays would be, ठीक है। तो ये आपका ऐसे सरफेस है, इधर है आपका μ√3, इधर है आपका 1, ये यहाँ से आ रहा है 60 डिग्री पर, ठीक है ना, और ये इधर ऐसे टर्न हो जाएगा, हमें ये थीटा निकालना है, फिर ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल रहेगा 60, है ना। हमें निकालना है ये वाला एंगल, देखिए ये वाला,
तो कैसे निकालेंगे हम? पहले तो थीटा निकाल लेते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे हम? यूजिंग आपका स्नेल्स लॉ, है ना। सो 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन थीटा। तो कितना आएगा? ये होगा √3/2 इक्वल टू √3 साइन थीटा। साइन थीटा बनेगा आपका 1/2, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। तो अब ज़रा ये देखो, ये जो ऊपर का एंगल है ना, ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है उसका ऊपर का एंगल देखो 60 है और नीचे का बन गया 30। और ये जो पूरा एंगल आप देख रहे हो अभी ब्लैक कलर में जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला पूरा, ये पूरा होना चाहिए 180। उसमें से 60 और नीचे का 30 तो चला गया, 90 चला गया। तो रेड में जो एंगल है वो 90 होना चाहिए, राइट, विच इज़ बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो इसका आंसर आएगा नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। A shell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with speed v, then the speed of the third fragment is, ठीक है। ये फिर से आपका कोलिजन है, देखिए सेंटर ऑफ मास कोलिजन आप इसको कह सकते हैं, इट्स ओके, एक ही चैप्टर होता है वो, है ना। अब हुआ क्या है कि आपके पास मान लीजिए 5m मास का एक ऑब्जेक्ट है जो पहले रेस्ट में था, फिर वो कोलाइड हो गया, एक्सप्लोड हो गया, और एक्सप्लोड होने से क्या हुआ, उसका जो 2m है वो चला गया इस डायरेक्शन में y में विथ वेलोसिटी v, है ना, ये y में चला गया, और एक चला गया 2m x में इधर विथ वेलोसिटी v, और फिर दूसरा जो बचेगा m वाला वो इधर कहीं जाना चाहिए विथ वेलोसिटी v डैश। ये v डैश हमें निकालना है। नाउ द थिंग इज, यहाँ आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना पड़ेगा। इनिशियली आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट में था एक्सप्लोजन होने से पहले, तब उसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो होगा 0, बिकॉज द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। फाइनल मोमेंटम भी होना चाहिए 0, मतलब ये जो तीनों है ना, तीनों मिल के इनका मोमेंटम 0 होना चाहिए। अब उसमें से जो दो हैं, दो लोग देखिए कौन से वाले, एक y की तरफ गया हुआ और x की तरफ गया हुआ, उन दोनों का अगर आप मोमेंटम निकालोगे तो वो क्या होगा, 2mv i कैप एंड 2mv j कैप, x और y डायरेक्शन दे दी हमने, राइट। ये उनका मोमेंटम है दोनों का। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर है ना ये, डोंट यू थिंक ये होगा 2√2mv, और ये ऐसे नहीं जाएंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्या, ये दोनों ऐसे रिजल्टेंट ऐसे इनका मोमेंटम होना चाहिए, है ना, ये √2√2mv होना चाहिए, करेक्ट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ रेड में देखो, अब ये वाला दोनों का मिलके है और ये वो तीसरे वाले अकेले का है। ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट होके अगर कैंसिल करते हैं तभी जाके नेट मोमेंटम 0 होगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली आई कैन से कि 2√2mv माइनस mv डैश मस्ट बी 0। तो 2√2mv आ गया mv डैश के बराबर, m और m कैंसिल हो गया, v डैश आ गया 2√2v। दिस इज द आंसर फर्स्ट। समझ में आ रहा है। ये ऐसे एक्सप्लोजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, यू हैव टू डू इट विथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं अभी आपके टीचर, ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको न्यूटन्स लॉज में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉज का जो थर्ड लॉ होता है, एनएलएम का जो थर्ड लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्शन रिएक्शन, उसमें भी ये कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब ये आ गया वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव का एक और हमने पहले क्वेश्चन देखा हुआ था,
ये उसमें एक्स्ट्रा आ गया अब। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ screen when monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो, फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है लेमडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, अब वो उन्होंने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर रीजन का अगर विड्थ हमने लिया, उस रीजन में 8 फ्रिंजेस दिख रहे हैं। एक फ्रिंज का विड्थ होता है लेमडा डी बाई डी, तो उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर हमने n डाल दिया तो कैन आई से कि वो जो थिकनेस है y है ना, ये ऐसे मान लो ये y डिस्टेंस है जिसमें ऐसे हमारे n फ्रिंजेस बने हुए हैं। कैन आई से दैट y size, the size y is number of fringes into fringe width, लिख सकता हूँ ना मैं। तो बेसिकली वो होगा n lambda कैपिटल d बाय स्मॉल d। अब वो क्या कर रहे हैं, सेम रीजन में कितने फ्रिंज बनेंगे ये पूछ रहे हैं। सेम रीजन मतलब उन्होंने y जो है ना, y वो सेम लिया हुआ है ना, दो केसेस में। सो बेसिकली n1 lambda 1 मस्ट बी इक्वल टू n2 lambda 2 होना चाहिए, सेम y। और कैपिटल डी बाई डी भी है यहाँ पे, बट वो तो कैंसिल हो जाएगा ना यार, उतना तो समझ में आ जाता है ना, ये कैंसिल कर दिया देखो, है ना। n1 lambda 1 इज n2 lambda 2, हमें n2 निकालना है। सो लेट अस डिग इन। 8 इंटू lambda 1 है 600, n2 इंटू lambda 2 है आपका 400। तो देखिए क्या हुआ, 0 कैंसिल हो गए, ये 4 और ये 8 2, n2 आ गया आपका 12। 12 फ्रिंजेस आपको दिखेंगे। तो इन्होंने जिसका भी ये पेपर है उसने सही सॉल्व किया है, सेकंड ऑप्शन आना चाहिए इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An electric lift with a maximum load of 2000 kg lift plus passengers is moving with a constant speed of 1.5. फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है 3000, अपोज कर रहा है उसको। व्हाट इज द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन द वॉट। ठीक है, तो ये एनएलएम का क्वेश्चन हो गया, देखिए। ऑलराइट, अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे लगेगा mg, अपोज ये ऊपर जा रही है ना, वेलोसिटी ऊपर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगेगा, और मोटर की वजह से जो फोर्स है उसको हम कैपिटल F लिख रहे हैं। अब उन्होंने क्या दिया है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ बच्चों, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, मतलब कि नेट फोर्स हो गया 0, मतलब कि मोटर का फोर्स होना चाहिए फ्रिक्शन प्लस mg। अब फ्रिक्शन कितना है 3000 और m कितना था 2000, g का वैल्यू 10, तो 20,000 प्लस 3 आ गया 23,000 न्यूटन का फोर्स। और पावर क्या होता है, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो 23,000 इंटू 1.5 करना है आपको। तो देखिए उससे बड़ा नंबर यहाँ पे एक ही दिख रहा है 34,500, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, तो ये हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन, है ना, उस पर भी क्वेश्चन आ गया, देखिए। सो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो होते हैं उनको यूनिट तो है, यूनिट तो होता है। प्लेन एंगल का होता है रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन, है ना, STERADIAN, राइट, लेकिन इनका डायमेंशन नहीं होता। सो दोनों का यूनिट तो है, दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, थर्ड ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है
ये बन रहा है आपका पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है ना बेटा, उसके पास चार्ज होता है +1, लेकिन मास नहीं होता। तो देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास दोनों कंजर्व करने चाहिए। अब हुआ क्या है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे, उसमें से एक जा रहा है पॉजिट्रॉन के पास, तो जो X है उसके पास बचेंगे 10 प्रोटॉन। और मास, पॉजिट्रॉन के पास मास नहीं होता, मतलब मास 22 का 22 रहना चाहिए। सो 22 एंड 10, ये ऑप्शन पहला देखो उन्होंने सही किया, जिसका भी पेपर है। इजी है, नो टाइम कंज्यूमिंग है ना। और ऊपर का तो हमने चैप्टर का नाम लिखा था। ये आपका आ गया न्यूक्लियाई चैप्टर, बेसिकली इट इज़ फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। आगे चलते हैं बेटा अभी 22 में। ठीक है, सो व्हेन लाइट प्रोपगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी, स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका EM वेव है बेटा, दिस इज EM वेव, है ना। तो इसको आप वेव्स में ऐड कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे नहीं है दिस इज़ द आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो उन्होंने किया है ना, जिसका भी है, वो सही किया है। और अगर आपको ये पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू सम एनालिसिस। छोड़ो मत इस क्वेश्चन को, ये इजी 4 मार्क्स है। क्यों, देखो कैसे कर सकते हो आप। अगर हमने वैक्यूम मटेरियल ले लिया, मतलब मटेरियल ही नहीं है, वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन आर और म्यू आर दोनों का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन में चेक करो कि इस वैक्यूम जैसे मीडियम के लिए फिर स्पीड का इक्वेशन क्या बनेगा। पहले वाला तो कह रहा है 1, विच इज़ रॉन्ग। दूसरा वाला कह रहा है C/1, जो कि सही है। तीसरा क्या कह रहा है हमेशा के लिए सही, ये भी सही है। चौथा वाला कह रहा है कि 1, ये तो गया। मतलब हमारा 2 और 3 सही आ सकता है। बट आप थर्ड में देखो यार, दे आर सेइंग V इज इक्वल टू C, वहाँ पे एप्सिलॉन और म्यू आर का कुछ यूज ही नहीं किया। मतलब इट इज सेइंग कि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज C, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमें पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्पीड कम हुई होता है, राइट। सो बेसिकली द आंसर इज 2, है ना। आई विल टेल यू फ्रैंकली, मैं खुद जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अभी देखा ना, फॉर 2 मिनट्स ऑफ टाइम मैं काइंड ऑफ ब्लैंक हो गया था कि यार इसका कैसे कर सकते हैं एप्सिलॉन। मुझे पता था कि देयर इज अ रिलेशन, बट आई थॉट कि क्यों नोटबुक्स में चेक करूँ, वाई शुड आई कन्फर्म विद द बुक्स कि क्या सही फॉर्मूला है। देखो मुझे फॉर्मूले ज़्यादा याद नहीं रहते, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई ट्राई टू गिव दिस फॉरवर्ड दिस आइडिया टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आप कम फॉर्मूले में फिजिक्स का पढ़ाई करो, एंड यू कैन सी के फाइनल में भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले। तो जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे भी आप कर सकते हो, राइट। दैट्स ऑल्सो ओके। आगे बढ़ते हैं। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये फिर से आ गया आपका करंट, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ रेजिस्टेंस का क्या होता है। तो बेसिकली अगर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को पूछ रहे हैं ना, तो कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर, उन कंडक्टर के लिए जो अल्फा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो होता है पॉजिटिव। तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स है ना, उनके लिए अल्फा होता है नेगेटिव, तो उनका रेजिस्टेंस एक्चुअली कम होगा। दे विल बिकम गुड कंडक्टर्स विद द टेम्परेचर इंक्रीमेंट। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाते हैं ना यार इसके लिए। तो इट इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, है ना। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लिए इंक्रीज होगा, बट सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज होगा। इन्होंने सही किया, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन पे फिर से क्वेश्चन आ गया, देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ MLT-2 A-2। आई वुड सजेस्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको डायमेंशन दिया है और ऑप्शंस में से चूज करना है, आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू दिस क्वेश्चन
एट दिस इंस्टेंट। ये क्वेश्चन सबसे एंड में करो जब टाइम बचा हुआ है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। मुझे भी ये याद नहीं थे क्या है, तो मैंने ऑप्शन वाइज ये चेक किया, मैंने पहले भी ये पेपर सॉल्व किया हुआ है, सो आई नो द आंसर कम्स आउट टू बी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ठीक है, इस पेपर में इस कोड में पहला ऑप्शन ही आंसर है, तो हम ट्रायल और एरर करके सारे ऑप्शंस चेक कर सकते थे, और पहले वाले में अगर आंसर आ गया तो आपका लक अच्छा है, कम समय में आपका आंसर हो गया। व्हाट इफ़ ये फोर्थ ऑप्शन दिया गया होता, मैग्नेटिक परमिबिलिटी फोर्थ ऑप्शन में होता, तो आपको पहले 3 भी तो चेक करने पड़ते ना, वो टाइम जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस में आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि ये एंड में करो यार, जब टाइम बहुत है और कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपके बाकी सारे अटेम्प्ट हो गए हैं एंड नाउ यू आर फाइंडिंग क्वेश्चंस विच यू कैन डू, तब के लिए ये छोड़ा, है ना। तो इसका आंसर फर्स्ट आता है। सो आई विल टेल यू के हाउ टू सॉल्व इट। मैग्नेटिक परमिबिलिटी मतलब म्यू नॉट का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसका मेथड ये है, ऑब्वियसली आप याद तो नहीं रख सकते, इतने सारे टर्म्स है, हर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद नहीं रख सकते, तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए, याद कीजिए फिजिक्स का, जिसमें ये म्यू नॉट है, और ऐसा फॉर्मूला जिसमें बाकी के टर्म्स इजी गोइंग है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 कंडक्टिंग वायर्स होते हैं तो उन पे पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाला, याद है आपको, उसका फॉर्मूला इजी है, dF/dl is mu naught by 2 pi d I1 I2, दिस इज द फॉर्मूला। तो देखिए, म्यू नॉट का अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो F अपॉन लेंथ, F होता है mL/t-2, नीचे का लेंथ हो गया L इनटू, ये देखो ये D ऊपर जाएगा, उसका आएगा L, और I1 I2 करंट है, उसका होगा a²। ये देखिए ये चला गया LL, म्यू नॉट का आ गया mLA-2t-2, यही है क्या, ये देखो हो गया। तो लगा मुझे बस 1 मिनट करने में, या 1 मिनट से भी कम, बट फोर्थ ऑप्शन होता तो टाइम जाता ना, इसीलिए कीप इट एट द एंड, है ना। आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। ओके 26, T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited state, then according to Bohr model the ratio of T1 and T2, ठीक है, ये हो गया बोर्स मॉडल वाला चैप्टर, है ना, मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट बन गया, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं ना मॉडर्न फिजिक्स के इस बार। तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। सो बेसिकली एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², तो T1/T2 हो गया n2² नाउ n2 मतलब कौन है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड नंबर, तो 3 का स्क्वायर, और फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकेंड, 2 का स्क्वायर, 9:4 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। सो जिन्होंने भी किया है सही किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। आगे चलते हैं, चलिए 27 नंबर, तो दिख रहा है पीएन जंक्शन है, सो ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है ना। मॉडर्न फिजिक्स फिर से आ गया, देखो क्या दिया है, इन द गिवन सर्किट ABC द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पीएन जंक्शन आर इक्वल इन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस ये देखना होता है कि पीएन जंक्शन जो लगाए गए हैं सर्किट में, क्या वो दोनों फॉरवर्ड बायस हैं या दोनों रिवर्स बायस हैं। अगर फॉरवर्ड बायस हैं तो उनके अक्रॉस, उस पीएन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कट ऑफ वाला होगा, और अगर रिवर्स बायस है, तो पूरा का पूरा जो बैटरी का वोल्टेज है
वो रिवर्स बायस में उनके अक्रॉस होता है. इट्स लाइक ओपन सर्किट, है ना. ओपन सर्किट में हमें पता है बैटरी का जो पूरा वोल्टेज है वो उनके अक्रॉस देना पड़ता है. सो दैट इज इट. तो दोनों फॉरवर्ड बायस है या दोनों रिवर्स बायस है ये चेक करो. नाउ यू कैन सी पहले वाले में दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, सही है, तो इसमें सही होगा. दूसरे वाले में एक फॉरवर्ड बायस है एक रिवर्स बायस है, तो इसमें नहीं होगा, अनइक्वल होगा. तीसरे वाले में बोथ आर फॉरवर्ड बायस अगेन. ये देखो, ये पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है. मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया. सो ए एंड सी इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो ये आ गया फिर से रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स का ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो, है ना. बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियो ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. पावर, ठीक है, पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा. फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज μ2 by μ1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. सो बेसिकली 1/f हो गया आपका, देखिए μ2 by μ1 इज 1.5 by 1 minus 1, 1/r1 minus 1/r2 अगर करोगे तो ये हो गया 1/20, और साइन कन्वेंशन की वजह से ये फिर से दूसरा 1/20 बनेगा. सो 1/f आएगा 0.5 इंटू 2/20. सो बेसिकली फोकल लेंथ आएगी 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2 मीटर. तो पावर आएगी 1/f, दैट इज 5D पॉजिटिव. ऑप्शन नंबर फर्स्ट आना चाहिए इसका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये हमने पहले ही किया हुआ है. आप उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो, इससे पहले मैंने अपलोड किया है वो. क्वेश्चन नंबर 29 जैसे कि मैंने उसमें डिस्कस किया था, उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी रॉन्ग है. रॉन्ग इन द सेंस द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. तो ये मॉडर्न का फिर से क्वेश्चन आ गया. देखो यार, मॉडर्न इज इन हाई डिमांड, है ना. सो मेरे ख्याल से ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. A spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. The curve in the graph shown which represents the speed of the ball as function of time. ठीक है, ये हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और क्वेश्चन. ठीक है क्या ये क्वेश्चन, जब आप उस बॉल को ड्रॉप करोगे उस लिक्विड में, है ना, यहाँ से ये लिक्विड है और बहुत लंबा कॉलम है, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है ना. तो जब ये ऐसे यहाँ नीचे आएगा, यहाँ एंटर करेगा, तब इसका स्पीड जस्ट ज़ीरो होगा. स्पीड ज़ीरो होगा, इसका स्पीड ज़ीरो है, तब विस्कस फोर्स नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि विस्कस फोर्स जो होता है वो स्पीड पर प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, ये Fv मतलब विस्कस फोर्स है. ठीक है, तो बिकॉज स्पीड ज़ीरो है अभी विस्कस फोर्स काम नहीं करेगा, बट उसका mg होगा और ऊपर उस पर बॉयंसी लगेगा. देखो बॉयंसी जो है, देखो यहाँ पे बॉयंसी जो है मैंने थोड़ा सा कम दिखाया क्योंकि इट इज़ अ सॉलिड बॉल, तो mg उसका ज़्यादा है, वो हैवी है, राइट. अब जब वो नीचे जाएगा, एक्सेलरेट होगा, तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा. वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा. सो इवेंचुअली जब वो यहाँ पे आएगा, तब ये अगर mg है, ये अगर बॉयंस है, तो विस्कस फोर्स भी बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द स्पीड. स्पीड इज़ नॉट ज़ीरो. तो देखो फर्स्ट पोजीशन से इस पोजीशन तक डेफिनेटली स्पीड जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, विस्कस फोर्स इतना बढ़ चुका है कि वो विथ बॉयंसी mg को बैलेंस करेगा, और इस पॉइंट के बाद नीचे नेट फोर्स बनेगा ज़ीरो. तो जो स्पीड है वो हो जाएगी आपकी कांस्टेंट. तो बेसिकली पहले इंक्रीमेंट, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड. तो ये देखो दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये वाला ऐसे, ये देखो, ये ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है. ठीक है, दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 rpm to 3120 rpm
इन 16 सेकेंड्स, द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो देखिए आपको क्या दिया है, दो एंगुलर वेलोसिटीज़ दिए हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है आपका 1200 आरपीएम, है ना। आरपीएम ऐसा यूनिट नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा। सो 1200 इंटू 2π/60 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए 0 चला गया, ये 20 आ गया, तो ये आ गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ऑलराइट, सिमिलरली फाइनल ओमेगा जो है 3120 आरपीएम, उसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। इट्स वेरी इजी, 3120 इंटू अगेन 2π/60, तो ये चला गया, और 6 से आप डिवाइड कर सकते हो 2, और ये आएगा 104 पाई, है ना, रेडियन पर सेकेंड। अब हमें कौन सा इक्वेशन लगाना है, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ऑल राइट, सो 104 पाई इज 40 पाई प्लस अल्फा इंटू 16 सेकेंड्स। 40 पाई अगर उधर चला गया तो 64 पाई बचेगा, दैट इज अल्फा इंटू 16। अल्फा आएगा आपका 64/16 मतलब 4 पाई। यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो 4 पाई है आपका ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बहुत इजी था। सो यहाँ पे आपको बस आरपीएम को कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, 32 देखते हैं। A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field 0.5 Tesla. The plane of the loop is perpendicular to the direction of the magnetic field. The magnetic flux through the loop is okay. तो ये कह रहे हैं कि plane of the loop is perpendicular to the field. अगर plane आपके field को perpendicular है, मतलब ये हो गया आपका field, तो ये है आपका plane, दिस इज द लूप, है ना। ये देखो परपेंडिकुलर हो गए, तो इस लूप का एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा, मतलब दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए 0। किन दोनों के बीच में, फील्ड और एरिया वेक्टर, है ना। तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो आपका जो फ्लक्स होता है वो होता है बी फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। बी फील्ड तो दिया है उन्होंने 0.5, एरिया क्या होगा 1 मीटर का स्क्वायर, तो 0.5 वेबर आना चाहिए, देखो करेक्ट। ऑलराइट, जनरली ये क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, देखो आपको पकड़ने के लिए। व्हाट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक हियर इज, परपेंडिकुलर वर्ड सुनते ही दे टेक थीटा एंगल टू बी 90, कॉस 90 0, फ्लक्स 0, और देखो वो सेकंड ऑप्शन में है, एंड दैट इज द मेजर मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू। सो ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं, 33 नंबर, छोटा करते हैं इसको थोड़ा। ओके, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए वेलोसिटी होती है tan थीटा, है ना। तो दोनों का वेलोसिटी जो है v1/v2 वो क्या आएगा, tan ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय tan ऑफ सेकेंड। अब किसको फर्स्ट किसको सेकेंड ले, तो देखो क्वेश्चन में ऑर्डर देखो, पहले 30 डिग्री है फिर 45, तो वैसे ही लेना पड़ेगा आपको, पहले 30 का ले लो बाद में 45 वाला। ऑलराइट, तो ये 1:√3 डिवाइड बाय 1 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आएगा। देखिए आगे का देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो हमें ईएम वेव्स दिए हैं एक साइड पे और दूसरे साइड पे उनके वेवलेंथ को हमें ज्वाइन करना है। देखो बेसिकली ना ये चीज़ मुझे भी याद नहीं रहती, कोई याद नहीं रखता इसको until unless आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बट अभी क्वेश्चन तो आया तो करना तो पड़ेगा, है ना। तो मुझे एक चीज़ याद रहती है हमेशा, दैट इज़ एक्सरेज, क्योंकि एक्सरे एक अलग से चैप्टर भी है हमें, राइट। सो एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वो होता है एंगस्ट्रम के रेंज में, 1 एंगस्ट्रम वगैरह के बीच में होता है वो, राइट।
सो एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10, मतलब ये देखो ये हो गया इधर। एक्सरेज का आंसर आने वाला है 1, मतलब डी का आंसर आने वाला है 1। तो देखो डी का 1 कहाँ कहाँ है, ये देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं 1 2 3। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं इंफ्रारेड पर, है ना। मैं कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मतलब रेड से थोड़ा सा आगे, करेक्ट। रेड का वेवलेंथ क्या होता है, विजिबल वाले लोग, रेड का कितना होता है 700 नैनोमीटर के आसपास, मतलब 10⁻⁻, कितना हो गया ये, -7 मीटर, करेक्ट। तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब इससे भी कम वेवलेंथ यार, इससे भी कम वेवलेंथ, 10⁻⁻7 से कम वाले लोग यहाँ पे, सॉरी, गलत। इंफ्रारेड मतलब रेड से ज़्यादा वेवलेंथ वाले। ओके, आई मेड द मिस्टेक। ओके, इंफ्रारेड मतलब एनर्जी कम होती है रेड से, एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ ज़्यादा। सो इससे ज़्यादा वाला आपको ढूंढना है। देखो कोई है क्या इससे ज़्यादा वाला, यू कैन सी इट हियर, है ना। जस्ट थोड़े से ज़्यादा मतलब ये वाले आएंगे, देखिए ये वाले 10⁻⁴, है ना। 10⁻⁴ के साथ आई विल गो फॉर इंफ्रारेड, मतलब सी का आंसर हम 4 लिख सकते हैं, राइट। सो सी का आंसर 4 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए, है ना। समझ गए। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे। अगर आपको स्पेक्ट्रम का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी याद रहे तो भी हो जाएगा, है ना, करेक्ट। आपके स्पेक्ट्रम का एंड पॉइंट क्या होता है, रेडियो वेव भी तो होता है, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, समझ रहे। ऑलराइट, आगे क्या करते हैं, इधर जाना है हमें, ठीक है। 35 नंबर देखिए, two hollow conducting sphere of radii r1 and r2 have equal charges, their potential would be, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। इसका मतलब अगर V अगर बढ़ाना है तो R जो है वो कम होगा, और अगर R बढ़ गया तो वोल्टेज जो है वो कम होगा, है ना। तो पोटेंशियल दोनों का सेम तो नहीं होगा, मटेरियल पे तो डिपेंड नहीं करेगा। इट विल बी मोर ऑन बिगर स्फीयर, रेडियस अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम, इट विल बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर। देखिए रेडियस कम है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, दिस इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ते हैं। A capacitor of capacitance 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery B as shown in the figure A. Then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad as shown in the figure B. The electrostatic energy stored by the system B is, okay, ठीक है। तो देखिए पहले फिगर में आपके पास बस एक कैपेसिटर है जिसको आपने चार्ज किया है ना। चार्ज होने के बाद क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है आपका पहला, उसके अक्रॉस 100 वोल्ट आ गया होगा, समझ रहे हैं, और कुछ चार्ज भी आ गया होगा, राइट। फिर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। कब डिस्कनेक्ट कर दिया, जब पहला कैपेसिटर 100 वोल्ट पे चला गया है। अब उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर को अनचार्ज वाले को कनेक्ट कर दिया गया। तो क्या हो रहा है, जो पहला जो चार्ज कैपेसिटर है ना, ये नंबर 1 वाला, ये नंबर 1 वाला, ये दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करेगा बाय गिविंग इट्स ओन चार्ज। खुद के जो चार्ज उसने स्टोर करके रखे हुए थे ना इतने समय से, वो दूसरे को दे देगा। उससे क्या होगा, उसका खुद का जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट नहीं रहेगा, वो V' हो जाएगा, और दूसरे वाले का भी जब तक V' नहीं होता वो उसको चार्ज करेगा, समझ रहे। नाउ द गुड क्वेश्चन अबाउट द गुड पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज दोनों के कैपेसिटेंस सेम है। देखो ये नंबर 1 और नंबर 2 जो है ना, दोनों के कैपेसिटेंस सेम है। उससे क्या होगा, इट्स अ वेरी इजी थिंग नाउ। मान लीजिए कि यहाँ पे अब चार्ज जो है वो Q' बचा हुआ है,
एक्चुअली क्यू डैश जो है वो सेकंड वाले को दे दिया है मान लीजिए, तो ऊपर वाले को बचा क्यू माइनस क्यू डैश चार्ज, है ना, मान लेते हैं ऐसा हुआ है, राइट। नाउ द थिंग इज बिकॉज बी में दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, तो वो दोनों वोल्टेज जो हैं वो भी सेम होने चाहिए, मतलब कैपेसिटर के वी डैश एंड वी डैश शुड बी सेम, है ना। तो मैं वो सेम करता हूँ, ये देखो दोनों के वोल्टेज हमने सेम कर दिए, बट वोल्टेज क्या होते हैं, दैट इज चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो पहले वाले का चार्ज कितना था, देखो ज़रा, Q माइनस क्यू डैश डिवाइड बाई कैपेसिटेंस C, और दूसरे वाले का था Q डैश बाय C, ये C और C कैंसिल हो गया, Q आ गया 2Q डैश, मतलब Q डैश आ गया Q बाई 2। सो ज़रा सोचो आप, ये जो सेकेंड वाला जो कैपेसिटर है उसको पहले का आधा चार्ज मिलने वाला है, समझ रहे हो। सो बेसिकली दिस इज हैपनिंग, ये जो Q डैश है ये Q बाई 2 हुआ है, ये देखो इसका आधा इसको मिला और आधा इसके पास बच गया, मतलब समझ रहे हो, जितना चार्ज उसके पास था पहले आधा आधा बांट लिया दोनों ने। अगर चार्ज आधा हो रहा है तो पोटेंशियल भी आधा होना चाहिए, इसका मतलब ये जो वी डैश है वो 50 वोल्ट होना चाहिए यार दोनों को, अब समझ रहे हो। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, एनर्जी, है ना। तो देखिए ए वाले पार्ट में एनर्जी किसके पास थी, सिर्फ पहले वाले एक ही कैपेसिटर था ना, सो हाफ सी वी स्क्वायर अगर हमने कर दिया तो ये देखिए कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस है 900 पीको मतलब -12 हो गया, ओके। और वोल्टेज का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर 10⁻⁴, कितना बनेगा ये 450, ओके। सो 45 या 4.5 अगर ले लिया हमने तो देखो 2 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे हमें, वो 6 और इधर का -12, मतलब ये -6 जूल, इतनी इनिशियल एनर्जी है ए पार्ट में। अब बी पार्ट में क्या होगा, हमारे पास दो कैपेसिटर है जिनके पास हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी है, एक्चुअली वी डैश, है ना। तो ये हो गया 2 टाइम्स हाफ, कैपेसिटेंस कितना है फिर से 900, और वोल्टेज कितना 100 का आधा 50, तो 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 होगा ये, करेक्ट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, कितना मिलेगा आपको, देखो ज़रा, ये चला गया ऐसे, है ना, 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। देखो ये आ गया इनिशियल एनर्जी, ये आ गया फाइनल एनर्जी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, ठीक है यही है। पहले वाले का तो एनर्जी निकालना ही था, आई थॉट के लॉस निकालना है तो निकाल दिया, तो इसका तो कुछ यूज़ ही नहीं है, यही निकालना था 2.25, देखो फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना, वोल्टेज क्या फाइनली बनता है दोनों का, उसी पे ये क्वेश्चन था, है ना। आगे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by the molecules contained in 4.5 kg water at STP if the intermolecular forces vanish away। इसका मतलब क्या है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में होने की वजह से उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज़ वाई द डेंसिटी इज सो हाई फॉर H2O इन वाटर स्टेट, इन लिक्विड स्टेट। अगर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वैनिश हो जाए तो क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। और जब वो गैस में कन्वर्ट होगा वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में ही ये अजम्पशन होता है दैट देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अदर देन कोलिजन एंड स्टफ, है ना। सो वी कैन यूज PV इक्वल टू nRT इन सच केस। STP बोला है उन्होंने, तो प्रेशर हम 1 atm लेंगे और टेम्परेचर 300 केल्विन लेंगे, है ना। तो हमें निकालना है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम के लिए अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये देखो मैं लिख रहा हूँ nRT/P, है ना।
नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे? सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास बाय मोलार मास। मास कितना है हमारे पास? 4.5 kg। मोलार मास कितना होता है H2O का? ऑक्सीजन हो गया आपका एक 16 का और 2 18, 18 ग्राम होता है वो, बाय द वे, है ना, 18 ग्राम। तो ये ऐसे लिख दिया, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। इनटू आर की जगह लिख दो 25/3, इट विल बी ईजियर। टेम्परेचर लिख दो 300 डिवाइड बाय प्रेशर 10⁵, है ना, 1 atm। क्या क्या हो गया अभी देखो ज़रा, ये कौन कैंसिल हो गया? ये हो गया इधर 100, राइट। उसके बाद ये 10⁻³ जो है वो ऊपर चला गया, 10⁵ हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? ये 4.5 जो है 18 को डिवाइड करेगा 4 से, ऑलराइट। और कुछ बचा है क्या? ऑलमोस्ट ये 5.6 नहीं, ऑलमोस्ट 6 के ऊपर जा रहा है ना। देयर आर मेनी रीजंस। टेम्परेचर जो है वो मैंने सीधा 300 ले लिया। STP पे यू हैव टू टेक 298, है ना। सो 5.6 आंसर आपका आना चाहिए, है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैच लिस्ट 1 विथ देयर डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई एक चीज़ पहले फिक्स करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं तो स्टार्ट करना चाहता हूँ, देखो, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपको अलग से डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यार। किसी से भी स्टार्ट कर लो ना, काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट कर लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 12mv², ईजीएस्ट वन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा? मास का हो गया, मास का क्या हो गया मास का हो गया कैपिटल M, वेलोसिटी हो गया L_t−1, उसका स्क्वायर करोगे तो L2t−2। ये देखो, ये आना चाहिए B का, जो कि है फोर्थ। तो B का आप फोर्थ लिख दो। B का फोर्थ कहाँ है? देखो, ये देखो, यहाँ पे और यहाँ पे है ना। हो गए बाकी के। नाउ प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे ये जो A ऑप्शन है साइड में, दोनों जगह पे सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो सॉल्व करके तो फ़ायदा है ही नहीं, उसका सेकंड आना ही है। यही है सही, इसका छोड़ दो इसको। अब आना है थर्ड और फोर्थ। देखो ये अलग अलग है दोनों जगह पे, टाइम सेव करो। थर्ड वाला सॉल्व करके देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरली स्टूडेंट्स थोड़ा सा याद रहता है, नहीं रहता है, ऐसे करते रहते हैं। सो इट्स अप टू यू, वॉट यू डिसाइड। आई नो द फॉर्मूला। एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट मास ऐसे भी लिखा जाता है ना, चेंज होता है एक्चुअली ये। तो हमारे पास एनर्जी का है पहले से, ये ऊपर का है ना, देखो mL2t−2, उसको m कर दूंगा तो हो जाएगा L2t−2, दैट्स इट। ये आ गया पोटेंशियल का। तो इसका तो है देखो 1 नंबर, C का 1 नंबर, ये है देखो इधर आ गया फोर्थ, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? फोर्स अपॉन मास यार। फोर्स होता है mLt−2 डिवाइड बाय m। mm कैंसिल हो गया, Lt−2। थर्ड ऑप्शन आना चाहिए इसका, है ना। है क्या? है, देखो हो गया, है ना। ऐसे आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इधर जाना पड़ेगा अभी। 39 नंबर। हाँ देखो, एक अच्छा क्वेश्चन था ये व्हीटस्टोन का। ओके, a Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown. For the most precise measurement of X, the resistances P and Q। ठीक है, तो हमें निकालना है X। तो हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है, P अपॉन Q इक्वल टू X अपॉन Y जब होगा तब हम कहते हैं कि वो बैलेंस्ड है ना। तो X का वैल्यू क्या आ गया, हमें निकालना है अननोन X, है ना। तो ठीक है, X का वैल्यू हो गया P डिवाइड बाई Q इंटू Y। दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग X, करेक्ट। नाउ द थिंग इज, इससे आंसर हो जाएगा। आप कुछ भी वैल्यू ले लो, उससे
हो जाना चाहिए। y जो है वो आपका वेरिएबल है, राइट। ठीक है, y आपके हाथ में है, यू कैन चेंज दिस y, बट द थिंग इज उन्होंने कहा है कि हमें x का मोस्ट प्रिसाइज आंसर चाहिए, मोस्ट प्रिसाइज आंसर चाहिए, है ना। नाउ इन ऑर्डर टू हैव द मोस्ट प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है जितने भी डेसिमल पॉइंट्स तक है, लेट सपोज कि x का वैल्यू 10.321 है, राइट। तो थर्ड डेसिमल तक ओम है ना, थर्ड डेसिमल तक x का वैल्यू क्या आप सही निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो आपका आंसर प्रिसाइज है। लेकिन आपने सिर्फ 10 ओम तक निकाला, मान लो आपने सिर्फ 10 ओम तक निकाला, मतलब आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट जो है वो डेसिमल उसमें है ही नहीं। यू कैन आइदर कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 के बाद सीधा आप 11 कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो लीस्ट काउंट अगर आपका 1 है, उसका 1 ओहम, लीस्ट काउंट अगर आपका 1 ओहम है तो हो गया ख़त्म, 10 के बाद 11 ही करोगे आप। लेकिन आपके पास अगर आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मान लो 1.1 ओहम है, मतलब 0.1 ओहम है, सॉरी नॉट 1.1, 0.1, इट मीन्स आप क्या कर सकते हो? 10.1, 10.2, 10.3, फिर 10.4 जंप करोगे आप। सो 10.3 से 10.4 जंप कर रहे हो, डेसिमल के पहले पॉइंट तक तो आ गए, बट 0.321 चाहिए, वो नहीं हो पाया। इसका मतलब आपको लीस्ट काउंट कितना चाहिए होगा? यू नीड लीस्ट काउंट ऑफ 0.001 ओहम, समझ रहे हो? So you need an instrument which has a smaller least count as possible to get the precise measurement. यही तो होता है ना? How to do that? तो वो जो least count decrease करना है ना आपको, least count decrease करना है, वो तब होगा जब Q का वैल्यू आप बढ़ा दोगे, समझ रहे हो? When you increase the value of Q, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, करेक्ट? तो least count घट जाएगा and then you can easily calculate it. So Q के बारे में हम ये कह सकते हैं, Q के बारे में हम ये कह सकते हैं, the value of Q should be very high, value of Q should be very high, और P और Q सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों सेम हो गए, वो दोनों अगर सेम हो गए, P और Q अगर सेम हो गए, तो P by Q 1 आ गया, Y की वैल्यू पे ही आपका X डिपेंड कर रहा है ना। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही आपको, which you would get if P and Q are not equal. अगर P और Q इक्वल नहीं है और Q बहुत बड़ा है तो सब कुछ हो जाएगा, लीस्ट काउंट भी मिल जाएगा आपको, है ना। सो दे शुड नॉट बी इक्वल एंड दे शुड बी लार्ज। ये आपका ऑप्शन सही है 39 का, ठीक है। आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड in meter square of length 55.3 and breadth 25 meter after rounding off the value for correct significant digit is okay, ठीक है। देखिए एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है आपका? 55.3 और ब्रेड्थ है आपका 25। तो बेसिकली देखो इसके पास हैं 3 डिजिट सिग्निफिकेंट, करेक्ट, इसके पास 2 हैं, तो जो भी आंसर आपका आने वाला है ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, उसके पास 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं यार। दैट इज द रूल। व्हेन द टू numbers are multiplied, the answer should have least significant digits. तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 कम है उसमें से, सो 2 डिजिट्स फाइनल आंसर में आने चाहिए। तो सारे ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे, देखो पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 2 हैं, तीसरे वाले में 3 है और चौथे वाले में 4 है। तो ये तो सही है ना, ये वाला दिख रहा है 2 डिजिट्स, समझ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है, बट आई डोंट थिंक ये असर्शन रीजन है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। हाँ ठीक है, तो ये असर्शन कह रहे हैं वो, ये सही है एक्चुअली। तो क्यों? स्प्रिंग जब स्ट्रेच होती है, व्हेन द स्प्रिंग स्ट्रेचेस,
आपको ये दिखाई देगा कि मतलब अगर आपने ऐसे ये स्प्रिंग रखी है, मान लो ये ऐसे स्प्रिंग है ना, और अगर आपने उसको ऐसे फोर्स लगा के अगर इसको खींच दिया तो ये ऐसे होगा, उसका शेप बदल जाएगा, राइट। उसकी उस स्प्रिंग की लेंथ बदलेगी, बट स्प्रिंग बनता है वो वायर से। क्या वायर की लेंथ बदल रही है? नहीं बदल रही है। वायर तो अभी भी उतना ही है, उसका वो शेप जो है वो बदल गया है ना, उसका शेप बदल गया, बट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर डजंट चेंज, उसका वॉल्यूम भी नहीं बदला बेसिकली, है ना। वो एक्सपांड जरूर हो जाती है बट लेंथ ऑफ द वायर डजंट चेंज, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ शेयर मॉडुलस, है ना। सो फर्स्ट इज करेक्ट, ये जो है ये करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, द कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। सेकेंड वाला तो ऑब्वियसली इसका कुछ रीजन बनता ही नहीं है, ये क्योंकि दो स्प्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कॉपर का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है देन स्टील, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। स्टील बनाया ही गया है उसके स्ट्रेंथ के लिए, सो इट्स एक्चुअली रॉन्ग। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, ये ऑप्शन सही है ना। आगे बढ़ते हैं, इधर जाना है हमें, हाँ 42। From Ampere's circuital law for a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and the outside region. Okay, ये तो बहुत ही easy question है। Ampere's circuital law का ये derivation होता है, right? And when we derive it, we also draw the graph. इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये B field with respect to अगर distance किया आपने, है ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब पहले तो स्ट्रेट लाइन बनता है अप टू द रेडियस। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन में बी फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और इस वाले रीजन में बी फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्टेंस। ऐसे होता है, मतलब अंदर जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका, है ना। आगे बढ़ते हैं, 43 देखते हैं। Two pendulums of length 121 centimeter and 100 centimeter start vibrating in phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum, after which the two are again in phase at the same position. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है उन्होंने कि हमारे पास दो पेंडुलम है ऐसे, ये पहले वाला जो 100 सेंटीमीटर का है, ये किस समय एक उसके मीन पोजीशन पे, और ये दूसरा है, ये है 121 सेंटीमीटर का, ये भी अपने मीन पोजीशन पे अभी है। अभी इस यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि छोटा वाला कितने वाइब्रेशंस करने के बाद फिर से वो दोनों इसी फेज में मीन पोजीशन पे आ जाए, मतलब फिर से सेम सिचुएशन पे आ जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो T1 बाई T2 का रेशियो निकाल लेते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L1 बाई L2, है ना। तो वो आएगा 121 बाई 100, तो इट इज़ 11 बाई 10। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 10 T1 इज 11 T2। अब उसमें आप ये ज़रा देख लो कि कौन सा पेंडुलम शॉर्टर है, कौन सा पेंडुलम बड़ा वाला है। शॉर्टर मतलब 100 वाला, मतलब T2। तो ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो ये शॉर्टर वाले का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये लॉन्गर वाले का टाइम पीरियड है। अब इसी पे आंसर हो जाता है। देखो दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग है, मतलब उनको एक साइकिल कंप्लीट करने में अलग समय लगेगा। अब कितने ऑसिलेशन के बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा उनके टाइम पीरियड के रेशो पे, जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो शॉर्टर वाला जो है उसके टाइम पीरियड को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो वहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जो एक फिक्स टाइम आएगा वो टाइम बराबर रहेगा बड़े वाले के टाइम को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब क्या है, मतलब क्या है, इट्स वेरी इजी। ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ शॉर्टर,
और ये जो 10 दिख रहे हैं ये है नंबर ऑफ साइकिल्स और वाइब्रेशंस बाय लॉन्गर। मतलब लॉन्गर बड़ा वाला पेंडुलम जब 10 ऑसिलेशन करता है उस समय में छोटा वाला 11 कर देता है और फिर से वो मिलेंगे। दैट्स इट। सो हमें शॉर्टर का निकालना था ना, तो 10 ऑसिलेशंस होने चाहिए। देखो अगर इसको लॉन्गर वाला पूछते इट वुड हैव बीन 11 ऑसिलेशंस। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance l as shown। ठीक है, मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r वेयर r इज वेरी मच ग्रेटर देन l। तो ये बेसिकली डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है ना। आप लॉन्गर डिस्टेंस पे फील्ड निकाल रहे हो जो कि डायपोल का प्रॉपर्टी होता है। तो डायपोल की वजह से जो फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय r क्यूब इन ब्रैकेट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज द एंगल, है ना। सो दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका सही आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। 45 A series LRC circuit with inductance 10 Henry, capacitance 10 micro, resistance 50 is connected to an AC circuit source. V is 200 sin 100 t volt. If the resonant frequency of the circuit is nu naught and the frequency of the AC source is nu, then ठीक है। So basically हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकाले थे। ये देखो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये है ओमेगा। ओमेगा इज 100, सो 2 पाई न्यू इज 100, तो न्यू आ गया आपका 100/2 पाई विच इज 50/पाई हर्ट्ज। ये आ गई सोर्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है न्यू नॉट का है वो होता है 1/2 पाई √LC होता है। ठीक है, सो यहाँ पे डाल देते हैं L और C। L कितना है देखो 10 और C कितना है 10 माइक्रो। तो ये 10⁻⁻4 आ गया, उसका रूट 10⁻⁻2 वो ऊपर चला गया है, +2 मतलब 100/2 पाई सेम ही आ गया, है ना। ये देखो ये दोनों सेम है, ये और ये चीज़। सो बेसिकली न्यू इक्वल टू न्यू नॉट इक्वल टू 50/पाई। फोर्थ ऑप्शन सही है यार, इन्होंने देखो फर्स्ट किया गलती से, है ना। आगे बढ़ते हैं। 46 A nucleus of mass number 189 split into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of the radii of two daughter nuclei respectively is okay. So basically किसी भी न्यूक्लियाई का रेडियस और उसका मास नंबर का एक इक्वेशन होता है, and the equation is that the radius is proportional to mass number power 1/3, क्यूब रूट होता है उसका, है ना। सो R1/R2 हम क्या लिखेंगे, A1/A2 whole power 1/3, so that is 125/64 पावर 1/3। 125 का क्यूब रूट 5, 64 का 4, 5/4 आएगा आंसर, है ना, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। A ball is projected with velocity 10 at 60 degree with vertical direction है 60 degree, okay. Its speed at the highest point of the trajectory will be okay। ये देखिए ज़रा, ये ऐसे फेंक रहे हैं हम 10 मीटर/सेकेंड से और वर्टिकल के साथ इसने 60 डिग्री दिया है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा 10 sin 60 डिग्री एंड दैट वुड बी 10 into √3/2 मतलब आएगा 5√3 एंड हाईएस्ट पॉइंट पे बचता है सिर्फ इतना वाला। ठीक है, सो 5√3 ही आपका आंसर बचेगा। वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। ऑलराइट, सो ये आंसर आएगा आपका, देखो फोर्थ ऑप्शन। आई रियली फील बैड अबाउट दिस पर्सन, उन्होंने देखो फोर्थ टिक किया था, शायद गलत करके फिर से फर्स्ट कर दिया, एंड आई नो वाई इट हैपन्स। 60 डिग्री शायद उन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ
नहीं है, ये पढ़ा नहीं, उन्होंने फॉर्मूला याद रखा था मोस्ट प्रोबेबली, है ना, वी कॉस थीटा, यू कॉस थीटा कहते हैं हम, बट थीटा शुड बी विद द हॉरिजॉन्टल नॉट विद द वर्टिकल, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ जो डायग्राम है इसका हमें ट्रुथ टेबल निकालना है, ठीक है। ट्रुथ टेबल निकालते हैं। इसको देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें चारों ऑप्शन, मतलब चारों इनपुट्स चेक करने पड़ते हैं, एंड दैट रिक्वायर्स टाइम विच वी डोंट हैव इन द एग्जाम। तो मैं कैसे करता हूँ इसको, स्टार्ट विथ एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, 0 0 ले लो, उससे स्टार्ट कर दो, है ना। कर देते, देखो ए को हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, और ये नॉट की वजह से इधर जाएगा 1, है ना। अब बी को अगर आपने 0 ले लिया तो यहाँ नीचे जाएगा 0 और ऊपर भी जाएगा 0। आगे चलते हैं। नैंड गेट में अगर दोनों 0 गए तो आउटपुट बनेगा 1, तो यहाँ आ गया 1, और नीचे वाले में, नीचे नैंड में एक 0 जा रहा है, एक 0 जा रहा है। नैंड का प्रॉपर्टी होता है एक भी 0 आया ना तो आउटपुट आपका 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, तो एंड को दोनों 1 मिल गए, आंसर आएगा 1। तो 0 0 जब हमने लिया था यहाँ 0 एंड 0, देखो ब्लू में सब कुछ मैंने लिखा है, 0 0 जब आप डालोगे आंसर आपका 1 आना चाहिए। ये कहाँ कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे एक दिख रहा है और ये देखो यहाँ पे एक दिख रहा है, ठीक है, ये तो सही है। सेकंड मतलब ये दोनों चले गए, इनके बारे में सोचो भी मत। अब देखो 0,1, 0,1 में यहाँ पे ऑप्शन 0 दिया है, यहाँ पे भी ऑप्शन 0 है, तो ये चेक नहीं करना है, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन में वही आने वाला है ना, तो इससे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। 1 0 1 1 को एक बार चेक कर लो, यहाँ देखो 0 है, यहाँ 1 है, सो दे आर डिफरेंट, ये चेक कर सकते हैं, इससे टाइम बचेगा। अब 1 1 चेक करो, 1 1 चेक करो, अभी ये देखो 1 1 और चेक अगर कर दिया तो इधर जाएगा 1, इधर जाएगा अब 0, यहाँ जाएगा 1 और ऊपर भी जाएगा 1। अब देखो नैंड को अगर आपने दोनों अगर 1 1 कर दिए तो इधर जाएगा 0, आगे का कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसको करने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड को अगर एक भी 0 आता है आंसर 0 है, सीधा 0 लिख डालो यार। किसके लिए, 1 1 के लिए 0, 1 1 के लिए 0, ये देखो ये सही हो रहा है ना। सो ऑप्शन इसका फर्स्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर। Two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed is 1.5 and 2 × 10⁸. क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपको शायद पता है। क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो sin थीटा c इक्वल टू रेशो होता है म्यू का, μ1/μ2। बहुत स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे कंफ्यूज हुए दिखते हैं एक्चुअली, जब मैं क्लासेस में ये क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ ना, दे गेट कंफ्यूज्ड। ये तो याद होता है sin थीटा c इज द रेशियो ऑफ म्यू, बट कौन सा म्यू यार, 2 म्यू दिए ना, हर बार थोड़ी ना याद रखेंगे कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। सो आप मैथमेटिक्स के थ्रू इसको समझ सकते हो, साइन फंक्शन का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, कभी भी। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आप लिखोगे ना, दैट शुड बी मोर, मतलब यहाँ पे μ2 मस्ट बी ग्रेटर देन μ1, ये होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में स्पीड दिया है, म्यू तो है ही नहीं, तो स्पीड का कैसे करोगे। तो बेसिकली देखो क्या है ना, स्पीड जो होती है वो होता है c कांस्टेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ऐसे होता है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ v1/v2 इज μ2/μ1, ऐसे लिख सकता हूँ ना। द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक विथ यू इज रेशो ऑफ म्यू की जगह पे रेशो ऑफ v लिख दो, इट इज द सेम थिंग, समझ रहे हो। रेशो ऑफ म्यू की जगह पे रेशो ऑफ v लिख दो। अब कौन सा v लिखें, v1 v2 डाल रहा हूं मैं, कुछ भी v1 v2 डाल रहा हूं, एक सिंबल। फिर से लोगों को डाउट, अभी देखो
कुछ लोगों को ये ऊपर का अगर याद रहे तो ठीक है, मैं कहता हूँ स्पीड का भी अगर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। कौन सी स्पीड ऊपर कौन सी स्पीड नीचे, दैट इज व्हाट दैट मैटर्स, और वो आएगा आपके मैथ्स से। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी आप डालोगे, म्यू रहे, लेमडा रहे, वो भी चलता है, या वी रहे, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, दैट इज ऑल दैट मैटर्स, और कुछ भी मैटर नहीं करता। तो मैं यहाँ लिखूंगा V2 ग्रेटर देन V1। तो बेसिकली देखो क्या होगा, V1 की जगह पे लिख दो 1.5, V2 की जगह पे 2, 10⁸ तो चला जाएगा। तो ये देखो ये ऐसे होगा 0.75 आंसर आएगा। देखो साइन थीटा इज 0.75, साइन इनवर्स 0.75 आंसर आने वाला है। देखो ये होगा आपका आंसर। क्रिटिकल एंगल टैन के रिस्पेक्ट में नहीं बताया गया, वो साइन के रिस्पेक्ट में बताया गया है स्नेल्स लॉ से, ठीक है। देखो इन्होंने लिखा है सेकेंड, जो कि रॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम अभी, देखो करते हैं। A big circular coil of 1000 turns and average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per second. Vertical component of Earth's magnetic field at the place is 2 into 10 raised to minus 5 and electrical resistance is 12.56. Maximum induced current, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम ईएमएफ जो होता है, मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट मतलब पीक करंट जो होगा ना, वो होगा NBA ओमेगा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए थाउजेंड्स, बी फील्ड हो गया 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, एरिया हो गया देखो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 है ना, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है 10 तो उसका हो गया 100 इंटू ओमेगा, ओमेगा हो गया 2 होल डिवाइड बाय रेडियस 12.56। सो ये आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। ये 2 और 2 और ये 4 कैंसिल, बचा कितना, ये देखो ये 10⁻3 10⁻2 मतलब 10⁻5 माइनस 5 के साथ कैंसिल, आ गया 1 आंसर, 1 एम्पियर, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप कि जो मैंने सॉल्यूशन दिया है दैट वाज इलैबोरेट इनफ। इफ़ नहीं आपको लग रहा है कि और कुछ चाहिए आपको मुझसे, यू कैन डेफिनेटली राइट मी डाउन इन द कमेंट्स। ओह देयर इज़ वन थिंग, रुको, एक बचा है। 30 क्वेश्चंस तक मैंने एक बार बना लिया था, उसके बाद मैंने आगे के 20 के बना लिए। द थिंग दैट इज़ रिमेनिंग वो के पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से है वो बच गया हमारा, तो वो अभी ख़त्म कर देते हैं ना। ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ये है EMI का, मतलब मैग्नेटिज्म में आ गया ये, ठीक है। 49 नंबर का जो था वो आ गया रे ऑप्टिक्स, ठीक है। ये आ गया मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर है ना, 48 नंबर जो था, तो ये आ गया मॉडर्न, है ना। ये आ गया आपका 2D मोशन, काइनेमैटिक्स आ गया ये, है ना। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियाई है ये, मॉडर्न आ गया। देखो फिर से इस बार मॉडर्न बहुत हैवी है ना, 8 क्वेश्चन आए लगभग, मैंने चेक किए थे। 45 नंबर भी चलते हैं, देखो 45 नंबर आया है, फिर से AC सर्किट्स है ये, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। पेंडुलम वाला मतलब SHM हो गया, राइट। ये है आपका फिर से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हो गया आपका इलास्टिसिटी, है ना। ये हो गया ऊपर का आपका मेजरमेंट्स कह सकते हैं इसको, बेसिक्स में आ गया ये, मैथमेटिकल टूल्स में आ गए हम। ये है आपका फिर से करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, है ना। 39 नंबर ये यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गए, देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन।
37 नंबर आ गया गैसियस स्टेट ही हो गया, केटीजी हो गया ये तो, मतलब हीट में आ गए हम, है ना। उसके बाद कैपेसिटर मतलब इलेक्ट्रो आ गया फिर से, ओके। 35 नंबर इलेक्ट्रो आ गया, देखो फिर से इलेक्ट्रो, है ना। ये 31 नंबर क्या है, रोटेशनल है यार ये तो, ये देखो रोटेशनल है ना। उसके बाद ये स्क्वायर लूप वाला मैग्नेटिज्म, देखो मैग्नेटिज्म के कितने क्वेश्चन है ना। डिस्प्लेसमेंट ये देखो, ये आ गया काइनेमेटिक्स 1D। काइनेमेटिक्स के इस पर 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यार, 2 क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ अलग से था। ये है आपका ईएम वेव का क्वेश्चन, इसको आप वेव में डाल सकते हो, मतलब है ना, एसएचएम वाले कैटेगरी में इसको डाल सकते हो गए करेक्ट। तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कितने चैप्टर के कितने क्वेश्चन बने, सेक्शन वाइज भी और चैप्टर वाइज भी, वो भी हम देखने वाले हैं। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, है ना। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।